कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद है आप लोग का बोर्ड्स का पेपर अच्छे से जा रहा होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग क्या लिखेंगे बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इन विच ब्रांच चार्ज पार्टिकल आर इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो जितने भी उसके कॉन्सेप्ट होते थे, हेडिंग होते थे, मैंने क्लियर कराया। अभी जो दूसरा टॉपिक आता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, डायनामिक्स मतलब मोशन होता है। आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इन विच ब्रांच चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला पार्ट हम लोग बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सेकेंड पार्ट होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें चार्ज मोशन करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है ना? तो देखो इसमें पहला हेडिंग हम लोग बात करेंगे, टाइम लॉस नहीं करना क्योंकि आपको बोर्ड से देना है बेटा। फ्राइडे कब है आपका? 20 को, थर्सडे को आपका पेपर है बेटा। तो टाइम लॉस ना करते हुए हम लोग सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है ना? तो हेडिंग लिखेंगे करंट, नंबर 1 लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हेडिंग है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, आप कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, तो देखो बहुत सारे टीचर आपको क्या सिखाते हैं करंट का डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, मैं मानता हूं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आपने लिखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे समझो ये मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, ए पॉइंट, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, कहां तक गया? पॉइंट बी पे, और कितना टाइम लगा इसको? टी। तो Q बाई टी को हम लोग बोल सकते हैं करंट। क्या बोलते हैं बेटा? करंट, क्योंकि चार्ज मोशन कर रहा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यूनिट की बात करें तो कूलॉम पर क्या लिखेंगे? सेकेंड, और कूलॉम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पियर। क्या लिखेंगे हम लोग? एम्पियर। क्लियर है? कूलॉम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है ना? ऐसे समझो, मान लीजिए कोई एक ट्यूब है, ट्यूब का मतलब कंडक्टर है, एक आपने एरिया कंसीडर किया, ठीक है ना? अब ये देखो इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम इंटर कर रहे हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम दूसरे एरिया से इनको निकलना पड़ेगा। अरे तो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे स्टैंड है, वो टाइम को काउंट कर रहा है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एरिया के थ्रू पास नहीं हो रहा था। अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, सपोज दैट t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद बेटा? t टाइम के बाद इस कंडक्टर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए। कितने? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू दिस सरफेस एरिया, राइट? इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे t टाइम में? ne। तो आप इसी को भी डिवाइड कर लो बेटा, ne अपॉन t, दैट इज करंट। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने भी इलेक्ट्रॉन पास होते हैं पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा बेटा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको आप Ne बाई टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Ne अपॉन टी, क्योंकि चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। ठीक है ना? तो देखो Ne बाई टी, यूनिट की बात करें तो एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल A। क्लियर है? अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब नेट चेंज इन चार्जेस, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम, इसका एवरेज करंट। ओके, और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी स्मॉल टाइम में कितनी करंट पास हो रही है, राइट? किसी भी सरफेस एरिया से। अब सरफेस एरिया हम लोग क्लोज करें या ओपन करें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना? कि ओपन है क्लोज है, डजंट मैटर, आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने बात किया। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्शन भी होता है, इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर हम इसको क्यों स्केलर में रखेंगे? आपको कंप्लीट डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी का क्या सिखाया था बेटा?
the physical quantity है magnitude as well as direction also obeys vector addition law, जो ट्रायंगल लॉ उसको ओबे करना चाहिए, तो करंट जो है उस लॉ को ओबे नहीं करती है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, राइट। ऐसे समझो कि कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर से भी करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट कितना मान लिया आपने I1, इधर से करंट I2, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा बेटा इसके थ्रू, तो आप बोलोगे सर I1 प्लस I2, क्या वेक्टर होता तो ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए अगर वेक्टर होता तो वेक्टर में हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो वो कंपोनेंट जाकर के ऐड होता, राइट। जैसे वेक्टर होता तो इसके कुछ कंपोनेंट ऐसे आप बनाते और कुछ कंपोनेंट ऐसे, इसके इधर बनते, इसके इधर बनते, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है वही कंपोनेंट सिर्फ ऐड होता, तो क्या ये डेटा आ पाता? कभी नहीं आता, राइट। तो इस लॉ को ओबे नहीं करता, वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता करंट, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, एक्चुअली में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, आप खुद ऑब्जर्व करिए। एक वायर ले लीजिए, इतना पतला वायर लिया, अब इस वायर की थिकनेस बढ़ा दीजिए, मोटाई इसका डायमीटर बढ़ा कर लीजिए, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? आप मुझे बताओ, बोलिए। बढ़ जाएगी बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उसको स्पेस ज्यादा मिल गया, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी सरफेस एरिया के थ्रू जा रहा तो दैट इज करंट हम बोलते हैं, राइट। अब सोचो ये एरिया अगर हम मान लीजिए करंट इसमें कितना जा रहा है बेटा I, अगर इस एरिया को मैंने डबल कर लिया, जस्ट डबल, तो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2I हो जाएगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है एरिया से। आपका एरिया का कहीं फार्मूला दिख रहा है इनमें? नहीं दिख रहा, बट वर्ड में आ रहा, जो हम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसमें एरिया का जिक्र किया जा रहा, तो एरिया बढ़ेगा इसका मतलब करंट बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंस है। क्या करंट डिपेंड करता है एरिया पर? यस, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा करंट भी बढ़ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो करंट में बहुत ज्यादा नहीं बात करना, हम लोग को थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू लिख लेना बेटा dq बाई dt, dq बाई dt। आप देखो इसी को टीचर कैसे सिखाते हैं बेटा, लिमिट लगा करके आपको सिखा देंगे कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इस डेल्टा q अपॉन डेल्टा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt, इसी को हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट सेम रहेगा एम्पियर। कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, चार्ज गिवन होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं एक सम कराऊं क्या? यस कराता हूं, पहले तो समझिएगा। मान लीजिए इफ q इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 1 कूलम, इफ चार्ज इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो चार्ज गिवन है वो एक फंक्शन है किसका? टाइम का। इसका मतलब जो है चार्ज वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम चेंज करोगे, टाइम आप चेंज करोगे तो चार्ज भी चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा, फाइंड करंट, क्या पूछा बेटा? फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आप मुझे बताओ इस जगह पे एवरेज लगाओगे या इंस्टेंटेनियस लगाओगे? जब सिंगल टाइम दिया रहेगा तो आपको हमेशा क्या करना, इंस्टेंटेनियस यूज करना। जब इंटरवल दे दिया कि फ्रॉम फाइंड करंट बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 2 सेकेंड, राइट। तो इंटरवल जब भी देते तो एवरेज लगाया करिए आप लोग। जब सिंगल टाइम दे दे वो लोग तो आप क्या करोगे, ओनली एंड ओनली इंस्टेंटेनियस लगाओगे आप लोग, ठीक है ना। सॉरी तो आप बताओ गिवन है q इक्वल टू 2t स्क्वायर और प्लस 3t प्लस 1, तो आप मुझे बताओ करंट पहुंचना, करंट क्या होता है dq बाई dt। इसका मतलब अगर जो चार्ज है, चार्ज को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते हैं क्या आने वाला, dq बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिखोगे समझाता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा प्यार से समझिएगा। मैं इसको 2 लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा, पूरे चैप्टर को 2 लेक्चर में मैं कवर कर लूंगा। आज थोड़ा ही सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं किरचॉफ लॉ से लेकर के वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज क्या होते हैं, सारे कहानी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा बेटा। लेकिन आज का लेक्चर जो होगा बेसिक चीजें मैं सिखा देता हूँ, जो 1 और 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा, राइट। बेसिक यूजेस उसी में करना है। डिफरेंशिएशन आता है तो देखो 2 तो बाहर हो जाएगा,
टी स्क्वायर का कितना होता है 2t और प्लस 3 तो बाहर हो जाएगा, t का कितना होता है 1, कांस्टेंट का डिफरेंस इज 0, बोर्ड्स का इंडिंग इतना आता है मुझे पता, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4t और प्लस कितना है बेटा 3। अब देखो dq/dt है, dq/dt और dq/dt होता करेंट, तो ये कब पूछा t = 1 सेकंड पे, तो आप क्या करो ना बेटा 1 यहाँ जा जाती है वहां 1 पुट करो, तो 4 × 1 और प्लस में ये 3 के साथ t नहीं है, तो आंसर आया कि ना 3 + 4 कितना होता 7 यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर चार्ज गिवन है, मुझे करंट तक जाना, कुछ करना नहीं, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब इंटरवल देगा तो आपको समझना है कि एवरेज लगाना है। एवरेज का मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बोलते हो कि सर डेल्टा q/डेल्टा t होता है, इसका मतलब q2 - q1/t2 - t1 ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। तो एवरेज के लिए यूज कर लीजिएगा और इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना, राइट। अगर आपको समझ में आ गई होगी बातें तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, राइट। अब देखो करंट से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंडक्टर का हम नेचर नहीं बता पा रहे थे, सिचुएशन कैसा हो, थिक है या थिन है, ये सब क्लियर नहीं कर पा रहे थे, किससे, करंट से। तो एक और फैक्टर की नीड पड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, पता है ना, बहुत पूछते हैं ना, तो हेडिंग लिखेंगे करंट डेंसिटी, क्या बेटा, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग करंट डेंसिटी। एक और क्वेश्चन कराऊं क्या, ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल में क्वेश्चन जरूर करोगे, लेकिन यहाँ पे भी वो लोग पीवाईक्यू में पूछते आ रहे हैं। पीवाईक्यू में क्या पूछ रहे हैं कि ये देखो, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। कैसे पाथ पे बेटा, सर्कुलर पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहा, और कितने स्पीड से, v स्पीड से ये दे दिया। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना बेटा r, और ये भी बोल के रखा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ये बोर्ड्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो आप सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है पहले ये समझो, आपको पता है टाइम पीरियड कैपिटल T लिख दे रहा हूं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, सर्कमफ्रेंस 2πr, स्पीड कितना बेटा v, ये समझा। और v = क्या होता है, r ओमेगा, आपको पता है v = क्या होता है, r ओमेगा। तो पुट करके चेक कर लेता हूं, 2πr/r ओमेगा, तो r एंड r कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना लगा, जल्दी बोलिए आप लोग, 2π/ओमेगा। आई होप ये चीज समझ में आया, 2π/ओमेगा इतना टाइम लगता है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में। देखते हैं करंट आपको क्या टीचर सिखाते हैं बेटा, करंट आई थिंक आपको पता I = क्या लिखते हैं हम लोग, q/t। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे क्यों लिखना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन, जो बोलो कुछ भी लिख लो, बटन नहीं करेगा, जो दिया रहेगा वो हम कर लेंगे। तो क्यों लिखता हूँ, चलेगा ना, चलो क्यों लिखता हूँ, तो q/t, और t मतलब ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, कैपिटल T, तो यहाँ कैपिटल T लिखो। तो चलो बताओ क्या आ रहा बेटा, q/2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, q ω/2π, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेना, यानी e ω/2π, e ω/2π, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, आसान सा, क्लियर है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा प्यारे बच्चे, क्या लिखोगे, करंट डेंसिटी। क्या हेडिंग लिखेंगे हम लोग, करंट डेंसिटी। इसको मैं रफ कर लूं फटाफट, देखो ये आप कर लेना, ये क्वेश्चन को नोट कर लेना अपने नोट्स में, और बोर्ड्स चल रहा तुम लोग का, बहुत क्लियर रहना, फालतू की चीजें नहीं पढ़ रहा तुम लोग को, सिर्फ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करो इस वक्त, ठीक है ना। हर एक चैप्टर्स के जो मेन डेरिवेशन वो करो, क्योंकि टाइम आपको बचाना बेटा, ठीक है ना। और ऐसे वीडियो भी बहुत बड़े वीडियो नहीं देखना आप लोग को कि उसमें फंसे रहो आप, ठीक है ना। आप ज्यादातर नोट्स पे ध्यान दो, कहीं आप फंस रहे हो, कोई डेरिवेशन नहीं क्लियर हो रहा तो YouTube पे जा करके वो चीज देखो। लेकिन मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप खुद से नोट से पढ़िए, अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, YouTube के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। देखिए मैं खुद ही यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब आपको नीड लगे तो YouTube को ओपन करके वो कंटेंट देख लीजिए, क्लियर हो जाए, राइट। एग्जाम के टाइम पे आप नोट्स सिर्फ और नोट्स पढ़िए, क्लियर रहेगा, टाइम बचेगा, आपको टाइम बचाना, ठीक है ना।
नेक्स्ट लिखोगे करंट डेंसिटी। क्या लिखेंगे बेटा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय J, और J क्या होता है बेटा? I/A। क्या होता है? I/A। अभी यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन आने वाली है आपको। मैंने क्या बोला? करंट डेंसिटी से ये पता चलता है कि कंडक्टर का नेचर कैसा है, थिक है या थिन है, ये बता देगा हम लोग को। बात ये आ रही है कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। करंट की डायरेक्शन, करंट क्या होता है? स्केलर, और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट की बात करें तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखो मैंने बोला करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने लिखा करंट डेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था जब गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिखाया था। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्शन से नहीं डिवाइड कर सकते। प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये आ रही है। जैसे आपको अगर हम बात करें कि आपने चला कितना 20 मीटर नीचे, कितना नॉट से आपने डिवाइड कर लिया, क्या पॉसिबल है? नॉट अपॉन 20 अपॉन नॉट? नहीं, पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है ना। अब क्या करें, प्रॉब्लम आ रही है हम लोग को। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती। जैसे देखो ये कंडक्टर आपने माना, ये एरिया मान लिया, राइट। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये इधर जा रही है, ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। तो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना बेटा? यस। तो करंट स्केलर है, नहीं कुछ चीजें होती है कभी कभी लागू कर जाती है, समझा ना। तो करंट के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो I इज इक्वल टू, जब हम लिखेंगे देखो यहाँ पे अभी मजा आएगा, J इंटू ए, बट इसे हम वेक्टर लिखेंगे क्योंकि हमने इसको क्या बोला? वेक्टर। एरिया खुद वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसे लिख लो J डॉट ए। क्या लिखेंगे? J डॉट ए। आपको पता है J डॉट ए क्या लिखेंगे? J A cos थीटा, I इज इक्वल टू ये है, समझा ना। अब यही है, अब इसका एरिया ऐसा कर लो, तो यहाँ पे ये देखो ऐसा जाएगा ना, ये थीटा, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे एरिया के, A cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा J A cos थीटा, यूनिट वही रहेगा हम लोग का एम्पियर। अब मजे की ये बात है, जैसे ये कंडक्टर है, देखो मान लो ये कंडक्टर है ऐसा, ठीक है ना। ये मान लो कंडक्टर है, यहाँ पे ऐसा, इसका करंट डेंसिटी J1, एरिया A1, करंट डेंसिटी J2, एरिया A2। तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम इधर से इंटर करेंगे, एट अ टाइम उतने इलेक्ट्रॉन को इसको दूसरे एंड से निकलना पड़ेगा। आप सोचो ये रूम है, इस रूम में स्पेस जो है मान लेता हूँ 100 बच्चों के बैठने की स्पेस है। अब एक बच्चा और इंटर करना चाह रहा, स्पेस नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा? तो एक बच्चे को इधर से निकलना पड़ेगा, तो दूसरा आएगा। सेम चीजें यहाँ पे होती है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम इंटर कर रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इसको इधर से निकलना पड़ेगा। इसका ये मतलब समझ में आया कि जो करंट इधर का होगा और इधर का करंट जो होगा, दोनों से भी आएगा। I1 एंड I2 क्या होगा? इक्वल होगा। देखो I1 इज इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू अगर हम प्रॉपर वे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा? J1 A1 is equal to J2 A2 and so on। क्या समझ में आया कि J एंड A का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। J into A करंट डेंसिटी एंड एरिया का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब समझा? इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि जिस जगह का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा उस जगह का एरिया कम हो जाएगी, जिस जगह का एरिया ज्यादा होगा उस जगह का करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप खुद सोचो, जैसे ये देखो दूसरा मैं और डायग्राम बना दे रहा हूँ, ऐसा मान लो ये जो कंडक्टर है ऐसा, ये मुझे बताओ इस जगह का एरिया ज्यादा है, इस जगह का एरिया कम है, तो एरिया अगर कम है तो करंट डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगी। इस जगह का एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज बता देता है कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है या थिन है, ये बताता है करंट डेंसिटी। क्लियर है बेटा? इस पे भी सम आते रहते हैं, ये चीज क्लियर रहना, आपको नोट करके रख लेना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक और हेडिंग लिखना है,
करंट, ये हो गया। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बात करेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ये नोट करने के बाद नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फटाफट लिखना, बहुत सारी चीजें क्लियर है आपको ऑलरेडी, सिर्फ एज अ ओवरव्यू रिवीजन चाहिए आपको, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, देखो नेक्स्ट रीडिंग लिख लेना आप लोग फटाफट कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बीडी से लिखा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ड्रिफ्ट वर्ड आया आपको डिक्शनरी में आपने देखा होगा, तो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग, खिसकना, कोई चीज खिसकती है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करते हैं। जैसे ये मार्कर यहाँ पे है, इस मार्कर को मैंने इधर कर लिया, खिसका दिया, दैट इज क्या चीज, ड्रिफ्ट है, तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। अब सोचो एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चीजें होती है, ठीक। तो अब आपने कंडक्टर को ले लिया, ये देखो कंडक्टर को लिया, ये कंडक्टर है बेटा, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, क्या माना, कंडक्टर मतलब वही वायर है जिसमें करंट आप दौड़ा सकते हो। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, भरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, टक्कर मारा, कोलिजन, फिर ये कोलिजन के मारने के बाद दूसरा कोलिजन यहाँ मारा, तीसरा कोलिजन मारने के बाद यहाँ गया, मतलब जिस लाइन से चला था उसी लाइन पे आफ्टर टी टाइम के बाद वापस चला आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम बोल दो, हम ऐसा नहीं बोले कि टी सेकंड के बाद आ गया, नहीं, इनफाइनाइट टाइम बहुत एंजॉय किया, घूम घाम करके आया उस जगह पे, फिर खड़ा हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, जीरो, तो खिसका ही नहीं, क्या हुआ, कोई शिफ्टिंग आई नहीं आई। तो जब तक इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग नहीं आएगी तब तक इसमें करंट नहीं आ सकती, बात को समझिएगा मेरे को। ये इलेक्ट्रॉन्स पहला कोलिजन यहाँ से दौड़ के मारा, इस पे टक्कर मारा, फिर ये टक्कर लगने के बाद ये गया यहाँ टक्कर मारा, फिर आफ्टर टू कोलिजन के बाद वापस के उसी लाइन पे आ गया। तो इसका जो नेट शिफ्टिंग है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल वाला जीरो, क्योंकि उसी लाइन पे था, उसी लाइन पे आ गया अपना, इतना समझ में आया। लेकिन मजे की बात ये है कि जैसे ही इसको हम किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना इसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, कितना है E, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है बैटरी लगाने से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखते हैं, आपको पता है ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, प्लस को रखते हैं, Q को, तो फोर्स इधर लगता है Q इंटू E, नेगेटिव रखते हैं तो इस पे फोर्स लगता है इधर कितना, Q इंटू E, न्यूमेरिकली सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। पॉजिटिव रखते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव रखते हैं तो अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, राइट। तो हमने मान लिया कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जा रहा है, तो जो प्रोटॉन होंगे उसमें फोर्स कितना लगेगा, इसी के डायरेक्शन में लगेगा। अब आप इमेजिन करिए, मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, इधर से मुझे कोई धक्का दे रहा, तो सीधे थोड़ी ना आपके पास पहुंचेंगे, थोड़ा जाएंगे उस डायरेक्शन में, नो डाउट, तो थोड़ा खिसक के जाएंगे, समझे ना। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा हो जाता है जब बैटरी हम लोग लगाते हैं। तो जब बैटरी लगाया तो आप खुद सोचो, ये पहला कोलिजन यहाँ लगा था, अब पहला कोलिजन यहाँ ना लग के यहाँ कहीं लगेगा, फिर दूसरा कोलिजन, दूसरा यहाँ लगना था, यहाँ नहीं लगेगा, ये थोड़ा और दूर चला जाएगा। अब दूसरे कोलिजन के बाद वापस जाना चाह रहा, तो वापस जाने के बाद देखो ये सपोज दैट यहीं तक आ पाया बेचारा, क्योंकि जब वापस रिटर्न होगा उसको बार बार कोई पुश कर रहा, धक्का दे रहा, लगा रहा फोर्स, आने नहीं दे रहा, तो दो कोलिजन के बाद वो तो वहीं पे रुक गया। तो आप मुझे बताओ आफ्टर टू कोलिजन के बाद ये यहाँ पे आया, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ शिफ्टिंग आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट। और ये कितने टाइम में शिफ्ट कर लिया, अगर टाइम से हम डिवाइड कर लेते तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें, प्रैक्टिकली बात करें तो dx/डेल्टा t को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे मीनिंग है ड्रिफ्टिंग का मतलब शिफ्टिंग। तो जब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा ए इंड से बी इंड तक, तब तक वायर में कोई करंट की गुंजाइश नहीं है। तो जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है वन इनटू अनदर एंड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्टिंग।
तो ड्रिफ्टिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वापस के, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगा, आपने अभी बोला Q इंटू ई लगता है। कितना लगता है बेटा? Q इंटू ई, ये फोर्स लगता है, ये आपको समझना। तो ये ड्रिफ्टिंग समझने के बाद एक वर्ड और आता है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बात करते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में क्या होता है? टाउ। टाउ क्या होता है? टाइम टेकन टू बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम टेकन टू बिटवीन टू कोलिजन, सक्सेसिव भी मत बोलिए, टाइम टेकन टू बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा हम लिख देता हूं, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन। तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स का मतलब आराम करना, एंजॉय करना, मजे करना। तो भाई यहाँ टक्कर लगा, लगने के बाद भाई ऐसे पकड़ा मुंडी को, तो इधर जा रहा, तो इनके भी थोड़ा रिलैक्स किया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम समझा ना? टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। किससे? टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद लोगों ने प्रूफ किया एक और फैक्टर। देखो मोबिलिटी है, एक फैक्टर आता है मोबिलिटी, यहाँ पे हम नहीं बात करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग सिखाने जा रहे हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखोगे आप लोग? रिलेशन बिटवीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे बेटा? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन, हम लोग लिखेंगे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अपन लोग का हेडिंग रहेगा बेटा, ये याद रखें। प्रूफ करेंगे हम लोग, तो एक प्रूफ होके आएगा। आई थिंक सब बच्चों को फार्मूला पे पता होगा, NEABD, ये प्रूफ करना है। NEABD ये फार्मूला हम लोग को प्रूफ करना है। I is equal to NEABD। अब कैसे प्रूव करते हैं आपको मैं इजीएस्ट तरीका समझाता हूँ बेटा, ठीक है ना। देखो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक कंडक्टर इमेजिन कर लेना। ये हमने एक वायर मान लिया, क्या मान लिया बेटा? एक वायर, ऐसे, ठीक है ना। ये वायर है, क्या बेटा? वायर। इस वायर की जो लेंथ है मैंने मान लिया डेल्टा एक्स। क्या मान लिया बेटा? डेल्टा एक्स। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस एरिया को हमने बोल दिया ए। इसका एरिया कितना बेटा? ए एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो चीज आपको क्लियर रखना है बेटा कि नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मान लीजिए कैपिटल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिख सकते हो, ऑफ कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है उसको स्मॉल n लिखा गया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन n है, स्मॉल n कैपिटल N नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे n इज इक्वल टू, ये लिखेंगे कैपिटल N बाई बी, ये चीज याद रखिएगा। यूनिट की बात करें तो पर मीटर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? पर यूनिट मीटर क्यूब। ये स्मॉल n की वैल्यू होती है, जो यहाँ फार्मूले में यूज हुआ ना, ये लिखा जाता है एक्चुअल में n/v। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो बेटा, यहां से हम लोग बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? n इंटू बी। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, क्या चाहिए? टोटल चार्ज। चार्ज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टोटल चार्ज, इसमें बोथ साइड आप किससे, ये कैपिटल N है एक्चुअल में, तो बोथ साइड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कैपिटल N इंटू E इज इक्वल टू, इधर भी आए NEB। तो ये एक्चुअल में चार्ज हो गया। तो जो चार्ज की वैल्यू आ रही Q इज इक्वल टू NE इंटू बी। ये समझा आपने? मुझे बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये एक्चुअल में NE है ना, टोटल चार्ज। आपको पता है ना, अभी अभी फार्मूला यूज किया था Q इज इक्वल टू NE, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल n लिखा था, यहाँ पे कैपिटल N लिखा हम लोगों ने। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या? NEB। और B इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू डेल्टा एक्स। आप इसको लिख लो NEA इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है
हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैं मान ले रहा हूँ bd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप सब बच्चों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू या टाइम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? टाइम इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लिखा आपने बेटा? यस। डिस्टेंस कितना चला है एक एंड से दूसरे एंड जाने में, डेल्टा x बोल दो, और कितने स्पीड से जा रहा है bd, समझा? तो dx की जगह पे क्या लिख सकते हो आप मुझे बताइए, जल्दी फास्ट बताइए। t लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो। तो इस डेल्टा x की जगह पे ne माइनस a और इसके जगह पे t इंटू bd, ये लिखा आपने। t को इसके नीचे ले आओ, q अपॉन t इज इक्वल टू ne a इंटू क्या लिखा हमने bd, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? करंट। क्या बोलते हैं उसको? करंट। व्हाट इज करंट? तो आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल टू प्रूफ हो गया ना, NeABD। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इस जगह पे याद रखना। स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चीज याद रखना। ऐसे इजीली आप प्रूव कर लीजिएगा, आपको 2.5 या 3 मार्क्स जो भी आता है वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया, कोई भी 1% का एरर नहीं, समझा ना? यस। आप इसको नोट कर लो अच्छे से। अब इससे हम बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फटाफट। देखो अब यहाँ पे करंट डेंसिटी का एक फार्मूला आएगा, तो I बाई क्या लिखते हैं हम लोग? I बाई A, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या है? एरिया को इसके नीचे ले जाओ, Ne क्या लिखा आपने? NeBD। तो J का एक फार्मूला आ गया NeBD, ये फार्मूला आपको नोट करके रखना है, ठीक है? एक फार्मूला ये बन गया। और बताइए और क्या फार्मूला हम बना सकते हैं? बहुत सारा फार्मूला आप इंटरचेंज कर सकते हो, मैं आपको फटाफट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो वापस के इसी कंडक्टर की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा था? इलेक्ट्रॉन पे कभी कभी क्या होगा, आपको नीड पड़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हटाने की। तो आपको पता हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? E इंटू ई। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पे फोर्स कितना लग रहा है? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? तो जो फोर्स आपने लगाया इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लग रहा है? E इंटू ई। आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma इंटू E इंटू ई। तो A की वैल्यू क्या है? E डिवाइडेड बाई m। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा कितना आ रहा? E बाई m। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट मास, ये हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? b इज इक्वल टू u प्लस at। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो bd निकालना है, इनिशियली क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग बात करें तो उसकी कितनी होती है? 0 होती है इनिशियली, ठीक है ना? तो 0 हो गया। अब प्लस a की वैल्यू है e डिवाइडेड बाई m, और t की जगह पे हम t नहीं लिखेंगे, अभी टाउ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाउ। तो एक फार्मूला आ गया बेटा, bd इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। ये चीज याद रखिएगा, डिपेंड कर रहा है मास पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, टाउ पे भी डिपेंड कर रहा है वो चीज, ठीक है ना? तो ये फार्मूला याद रखना। अब bd को यहाँ पे हम रखेंगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है बेटा? E इज इक्वल टू होता है b बाई l। तो b की जगह पे E इंटू l भी लिख सकते, नहीं तो यही अभी रखने दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक फार्मूला ये समझ में आया? यस। अब दूसरा चीज देखो बेटा, bd इज इक्वल टू E, और E की जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं b बाई क्या लिखा हमने? l, और ऑलरेडी m था, इंटू में क्या लिखा? टाउ। एक फार्मूला ये बन गया पोटेंशियल के फॉर्मेट में, ठीक? अब इस bd की वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं। तो देखो फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू NeA और क्या? bd की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा? E इंटू b अपॉन ml इंटू टाउ। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, आगे मैं सिखाऊंगा b इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम्स लॉ होता है ना, b इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे देखो अगर हम I को इधर ले आए, इसके नीचे और ml को इधर ले जाए, तो इधर आ रहा है ml अपॉन ne स्क्वायर। देखो e इंटू e स्क्वायर a इंटू टाउ इज इक्वल टू b बाई आई, और b बाई आई एक्चुअल में r होता है। तो एक रेजिस्टेंस मिल गया, देखो r इज इक्वल टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया l अपॉन a। ये तो देखा कुछ लग रहा है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आपने क्वेश्चन देखा होगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा डिफाइन रेजिस्टिविटी। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार,
डिफाइन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी, तो R इज इक्वल टू, इसे लिख लो रो L अपॉन A। ये फार्मूला 10th में भी टीचर सिखाते हैं आपको, R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? यस। तो ये जो रो नहीं होता, रो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हम लोग यहाँ पे बात करें तो आया m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी है। इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टिविटी। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, तो वो भी आप लिख लो कंडक्टिविटी। क्या लिखेंगे बेटा? कंडक्टिविटी। देखो एक और वर्ड लिखोगे आप, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं 1 अपॉन रो, और रो की वैल्यू यह है तो ऊपर हो जाएगा n ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m। और इसका यूनिट तो नहीं लिखा आपने, इसका यूनिट होता है बेटा ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या लिखेंगे फार्मूला? यूनिट ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? एक और आगे चल के हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस। The reciprocal of resistance is called conductance, बट वो काम नहीं है। अब इसी जो फार्मूला है बेटा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ओम्स लॉ भी जो प्रूव किया जाता है ना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज ज्यादा नहीं, बस इतना ही सिखाऊंगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आई थिंक पता होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E, ये हम प्रूव करके समझाएंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ का जो सर्किट को सॉल्व किया जाता है अप्लाई करके, सारा मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ बेटा। तो कल के डेट में ही मैं आपको सिखाऊंगा, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल आप बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाओगे, मेरा यही विषय है आप लोग के साथ। आपने अच्छा मेहनत किया होगा पूरी साल, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, पढ़ता जरूर है, कोई बहुत ज्यादा वक्त देता, कोई थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता, राइट, बट पढ़ा सबने है। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप लोग बोर्ड्स में 90+ सब लाओ, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।